Hello studious stars. So in this course of speech, we'll be covering your chapter number 2 of economics, that is sectors of Indian economy. तो आपने अपने पहले की क्लासेस में भी काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा, बट एज आई नो ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कई चीज़ें, तो क्विकली थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। तो देखिए, सेक्टर्स की अगर बात की जाए और इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो इससे सबसे पहले चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये कि ये सेक्टर्स क्या हैं और इंडियन इकोनॉमी तो हम जानते हैं कि क्या है, नेशन का ओवरऑल इनकम में जो भी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं हमें उनके बारे में बात करनी है। और सेक्टर्स बेसिकली जितने भी काम जो होते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी कंट्री में, उनको सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इन सारे जॉब्स इन सर्विसेज को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, which are primary sector, secondary sector and tertiary sector। तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर की अगर बात की जाए तो वर्ड प्राइमरी इटसेल्फ एक्सप्लेन कि प्राइमरी यानी कि जो बिल्कुल बेसिक्स से शुरू होता है, यानी कि वो सेक्टर जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज के यूज से जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अब ये किस टाइप की सर्विसेज हैं? देखिए, एग्रीकल्चरल फील्ड में जितने भी फार्मर्स वर्क करते हैं और कोई भी क्रॉप को ग्रो करते हैं वो किस में आएंगे? प्राइमरी सेक्टर्स में आएंगे। यानी कि देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज से जो अपना अर्निंग करते हैं या अपना लाइवलीहुड सर्वाइवल चलाते हैं वो किस में आएंगे? प्राइमरी सेक्टर में। बी इट माइनिंग, जैसे कि माइनिंग हो गया मिनरल्स का, वो भी प्राइमरी सेक्टर में आएगा। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर जैसे कि एनिमल हियरिंग, बियरिंग एंड कैटलिंग वगैरह जो भी होते हैं वो किस में आएंगे? प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। यानी कि वो सारी चीज़ें जिसमें जो मेजर सोर्स है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जो चीज़ हमें अर्थ से मिलती है हम उनसे क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर, या फिर उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। तो सेकेंडरी सेक्टर को अगर समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर जो भी रॉ मटेरियल निकालता है उसको सेकेंडरी सेक्टर जो है वो यूज़ करता है और एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि फार्मर ने एक पटेटो उगाया, ठीक है। तो उस पटेटो से पटेटो चिप्स अगर कोई बना रहा है और उसको बेच रहा है तो वो किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की। तो टर्सरी सेक्टर में किसी भी टाइप का प्रोडक्शन नहीं होता है, किसी भी टाइप का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है और ना ही वो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। टर्सरी सेक्टर वो सारी चीज़ें, वो सारी उन एरियाज़ में आता है जो इन दोनों सेक्टर का यूज़ करके सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर भी और सेकेंडरी सेक्टर भी। तो टर्सरी सेक्टर में किस टाइप के जॉब्स आ जाएंगे? जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, बैंकिंग हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो टर्सरी सेक्टर का केवल काम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। इसमें आईटी भी आता है। इसके बाद अगर इस चैप्टर में मेन चीज़ जो है समझने की इन तीनों सेक्टर्स के बाद, तो वो ये है कि ये तीनों सेक्टर आपके इंडियन इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो उसको मेजर करने का क्या तरीका होता है? जीडीपी। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी कि आपके पूरा जो ईयर में फाइनल प्रोडक्ट जो बन के तैयार होते हैं वो कितना आपके इनकम में, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, जीडीपी को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सपोज एक फार्मर ने 100 kg वीट उगाया, ठीक है। अब उसने वो जो वीट है वो डायरेक्टली सेल किया किसको? लोगों को जो उनको कंज्यूम करने वाले हैं। तो उसने जितने भी रेट पर सेल किया वो जो इनकम जो भी उसको हुई होगी वो जीडीपी में काउंट होगी, या फिर उसने कितने केजीज में किया है वो जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन अगर एक फार्मर ने उतना ही वीट किसी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को दिया है और उस इंडस्ट्री ने फिर उसी से 1000 पैकेट्स ऑफ बिस्किट या कोई अलग प्रोडक्ट बना लिया, तो वो जो 1000 पैकेट का जो अर्निंग होगा
या जो टोटल नंबर होगा वो जीडीपी में जाएगा, फार्मर को उससे जो भी अर्निंग हुई है वो जीडीपी में नहीं काउंट होगा। एम आई क्लियर? आई होप सो। तो इसके बाद जो टॉपिक आता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है उसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो टर्म है वो सीधे सीधे तरीके से समझाता है कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग किसी एक ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, उसमें सपोज 4 लेबर्स की ज़रूरत है, लेकिन 4 की जगह उसमें 10 लेबर्स काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में उसमें ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं। तो वो क्या होगा? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ज़रूरत से ज़्यादा अगर एक ही फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, अपना अर्निंग का सोर्स देख रहे हैं, और बाकी ऐसी फील्ड्स को टच नहीं कर रहे हैं जहाँ पर ज़रूरत है, तो वो किस में आ जाएगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट में या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है, इंडल्ज होती है किसमें? अपने अर्निंग के सोर्सेज के लिए, और सेकेंडरी और टर्सरी में थोड़ा सा कम होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्राइमरी सेक्टर है उसका इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। पर अब हम थोड़ा सा डेटास को देखते हैं कि क्या ऐसा है या क्या ऐसा नहीं है। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने एक चार्ट होगा जिसमें जीडीपी जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर तीनों का है। तो देखिए, ये रुपीज़ इन करोड़ में बात हो रही है कि कितने करोड़ में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है तीनों सेक्टर का। तो देखिए, 1973 टू 1974 की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर का कितना था? 500,000 करोड़ में कंट्रीब्यूशन था। सेकेंडरी का बहुत ज़्यादा कम था और टर्सरी का उससे ज़्यादा है। सोचिए, 500,000 से भी ज़्यादा है। बट वेयरएज अगर हम बात करें 2013 एंड 14 की, तो प्राइमरी सेक्टर का सबसे कम है, सेकेंडरी का सेकेंड नंबर पे है, और टर्सरी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। तो देखिए, हमने जो ग्राफ देखा है उसके अकॉर्डिंग जो हमने अजम्पशन रखा था उससे एकदम ऑपोजिट हुआ है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा लोग इंडल्ज हैं उससे ही सबसे कम कंट्रीब्यूशन हो रहा है जीडीपी में और ओवरऑल नेशनल इकोनॉमी में। वेयरएज टर्सरी सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा कम लोग जाते हैं उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो अब ऐसा क्यों है, इसे समझते हैं। देखिए, प्राइमरी सेक्टर में उसकी किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज होने के लिए आपको किसी भी टाइप का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर इंटेलेक्ट लेवल हाई होना ज़रूरी नहीं होता। वेयरएज अगर हम सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा होना ज़रूरी है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसी वजह से लोग प्राइमरी सेक्टर में शिफ्ट करना ज़्यादा इजी समझते हैं और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, टर्सरी में तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। वेयरएज अगर हम टर्सरी सेक्टर की बात करें तो टर्सरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है इकोनॉमी का जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे अभी भी एरियाज़ हैं टर्सरी सेक्टर में जिन पर इनफ अटेंशन नहीं दिया गया है। और अब प्राइमरी सेक्टर की बात की जाए तो एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा इंडल्ज क्यों हुए? सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में। वाई? बिकॉज उस टाइम पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे उस फील्ड में, तो जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो देखिए, ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि तीनों सेक्टर का जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो है कैसे, ये तीनों सेक्टर्स आए कैसे। तो प्राइमरी का तो मैंने आपको बताया कि कैसे शुरू हुआ। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर कैसे आया? जब ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, लोगों का जो नीड था वो फुलफिल होने लगा और उसके बाद सरप्लस बच गया, तब यहाँ पर रोल प्ले किया किसने? सेकेंडरी सेक्टर ने, कि जो बचा हुआ मटेरियल था उसको यूज़ किया मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसने? सेकेंडरी सेक्टर ने। और फिर सेकेंडरी सेक्टर फ्लरिश करने लगा। अब इसके बाद एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें कब आई? जब रोड नेटवर्क्स कनेक्ट होने लगे और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट था उसको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर हमारा टर्सरी सेक्टर आ गया
और फिर जैसे जैसे आईटी डेवलप हुआ तो टर्शरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में वो धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो अब देखिए, अब हमें इसके बाद समझने की क्या ज़रूरत है कि ये सेक्टर जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसका कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले रोल प्ले कौन करता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कई ऐसी स्कीम्स चलाई जिनके थ्रू जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, और जो जितना भी डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, इनको कैसे क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, इनका ग्रोथ कैसे किया जाए। तो कई सारे स्कीम्स चलाए जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम जो था वो मनरेगा का था, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट जो है वो 2005 में आया था। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट under NREGA 2005, all those who are able to and are in need of work have been guaranteed 100 days of employment in a year by the government. If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowance to the people. यानी कि देखिए, मनरेगा में बेसिकली हुआ ये कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि पूरे साल में अगर आपको कोई जॉब नहीं देगा, आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देगी, जिसमें उन्होंने एक प्राइस फिक्स किया था पर डे का, यानी कि पर डे वेजेस पे आपको काम मिलता था। अब अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है, तो फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती थी। हिंदी में समझाऊँ तो बेरोजगारी भत्ता देती थी, यानी कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे आपके अकाउंट में आ जाते थे, जिससे आपका क्या हो सके, सर्वाइवल ईजी हो सके। तो ये पहली स्कीम हो गई। इसके बाद देखिए क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने हर सेक्टर पर ध्यान देना शुरू किया पर ईयर प्लान के अकॉर्डिंग। बट एक गवर्नमेंट का 5 ईयर प्लान ही होता है, तो कई ऐसे एरियाज रह जाते हैं जिन पर उनका अटेंशन जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनको फ्लरिश करने में टाइम लगता है। जैसे कि अगर मैं टर्शरी सेक्टर में टूरिज़्म की बात करूं, तो टूरिज़्म इंडिया में बहुत हद तक कंट्रीब्यूट कर सकता है इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन उसको फ्लरिश करने में 10 to 15 ईयर्स चाहिए। यानी कि इतनी अप्रोप्रिएट हमारे पास टेक्नोलॉजी और स्किल्स होने चाहिए, मैन पावर जो भी है वो इतना स्किल्ड होना चाहिए कि वो उस चीज़ को फ्लरिश करा सकें। तो इसी वजह से गवर्नमेंट का ध्यान उन चीज़ों पर नहीं जाता, वेयर उन चीज़ों पर जाता है जिनका जो आउटकम है वो शॉर्ट रन में ज़्यादा अच्छा आ सके, पॉजिटिव आउटकम आ सके। तो क्या किया गवर्नमेंट ने फिर, और भी ज़्यादा स्कीम्स चलाने शुरू किए, जिसमें अगर एक स्कीम की बात की जाए तो वो है लोन की। कभी भी कोई भी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से अगर फार्मर की जो क्रॉप है वो ख़राब होती है तो उनको लोन दिए जाते हैं कम इंटरेस्ट पे, ताकि वो फिर से एग्रीकल्चर कर सकें, कंटिन्यू कर सके अपनी एक्टिविटी को। सेकेंडरी सेक्टर में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको फ्लरिश करने के लिए क्या किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, ताकि ये तीनों सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अनइवन ना होकर इक्वल हो जाए। अब देखिए, इसको और भी ज़्यादा क्लासीफाई किया गया है, यानी कि ये जो सेक्टर्स हैं उनको और भी ज़्यादा फिल्टर किया गया। वाई? जस्ट सो दैट द गवर्नमेंट कैन हैव द वॉच, गवर्नमेंट की नज़र में रहे कि किसको कितना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और जितना उनसे काम लिया जा रहा है क्या उनको उतने वेजेस मिल रहे हैं या नहीं। तो देखिए 3 तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें गारंटेड एम्प्लॉयमेंट होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, और जो भी वेजेस या इनकम है या सैलरी है वो फिक्स्ड होती है, और किसी न किसी एग्रीमेंट के थ्रू जो वर्कर है वो वर्क करता है। वेरएज़ अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात करूं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, जिसमें छोटे छोटे जगह पे ब्रांचेस में काम चलता है और किसी भी टाइप का जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यानी कि जितना अच्छा आप काम देंगे उतना अच्छा आपको वेजेस मिलेगा, और तब तक मिलेगा जब तक कि आपका काम अच्छा है। जब भी ओनर जो चाहे अगर काम ठीक से नहीं हुआ है तो वो फिर फायर कर सकता है अपने वर्कर को। इसके बाद बात आती है पब्लिक सेक्टर की। तो पब्लिक सेक्टर में वो सारे जॉब्स आते हैं जिन पर गवर्नमेंट का पूरा वॉच और कंट्रोल होता है। ऐसे सारे जॉब जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिनका सैलरी और सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, डिसाइड करती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि अभी लास्ट फ्यू डेकेड्स में क्या हुआ,
टर्सरी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ और अभी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो टर्सरी सेक्टर का है। तो देखिए अब समझते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या थे। तो नंबर फर्स्ट वॉज इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, police stations, court, village administrative offices, municipal corporation, defense, transport, bank, insurance companies, etc. are required. मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक कंट्री में ये सारी सर्विसेज होती हैं और अगर नहीं है तो इनकी ज़रूरत होती है। तो इन्हीं की वजह से क्या हुआ, टर्सरी सेक्टर आया कि अब सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कौन। जैसे कि मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट बना दिया, मैन्युफैक्चर कर दिया, तो अब उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, जो मेन सेलर है उस तक कौन पहुंचाएगा। तो यहाँ पे टर्सरी सेक्टर का रोल आ गया। हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनमें टर्सरी सेक्टर का रोल आ गया कि अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा कौन। तो इस वजह से क्या हुआ, टर्सरी सेक्टर धीरे धीरे क्या होने लगा, फ्लरिश होने लगा। जैसे जैसे ये इंस्टीट्यूशंस ओपन होने लगे, ये सर्विसेज स्टार्ट होने लगी, धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन जो है इंडियन इकोनॉमी में वो टर्सरी सेक्टर का बढ़ने लगा। Second reason was the development of the agricultural and industrial areas lead to the development of services such as transport, trade, storage and the like. Greater the development of primary and secondary sector, more will be the demand of such services. सीधी सी बात है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई को भी थोड़ा सा बढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ने साथ में काम करना शुरू किया तो टर्सरी सेक्टर की डिमांड जो है वो ऑब्वियसली बढ़ने लगी। देखिए मैं आपको बता दूं, यू नीड टू रिमेंबर एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये जो तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है इकोनॉमी में तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली दो सेक्टर जो हैं उनको बेनिफिट होगा ही होगा और कहीं ना कहीं उनका भी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कॉज की। तो नेक्स्ट कॉज वाज एज द इनकम लेवल राइज, certain section of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospital, professional training, etc. देखिए बनी बात है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है लोगों की तो उनके शौक भी बढ़ते हैं। जैसे कि अगर इनकम कम है तो क्या करेगा इंसान, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना प्रेफर करेगा, लेकिन अगर इनकम ज़्यादा है तो वो प्राइवेट फैसिलिटीज़ पहले प्रेफर करेगा। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है क्या होता है, शॉपिंग बढ़ती है इंसान की, उसके खर्चे बढ़ने लगते हैं, ये हम सब जानते हैं। वो एंटरटेनमेंट में भी स्पेंड करना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे जब इंडिया की इनकम बढ़ना शुरू हुई, आईटी सेक्टर फ्लरिश हुआ, लोगों को इनकम अच्छा होने लगा, सैलरी उनकी बढ़ी, तो क्या हुआ, टर्सरी सेक्टर भी फ्लरिश होने लगा। वाई? बिकॉज लोगों ने खर्च करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट कॉज वॉज दिस, ओवर द पास्ट डेकेड और सो सर्टेन new services such as those based on the information and communication technology have become important and essential. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर फ्लरिश होता है, टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली होने लगती है और फ्लरिश होने लगता है धीरे धीरे, और इम्पोर्टेंस जो है वो भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही ज़्यादा उसकी डिमांड भी होगी, और डिमांड को फुलफिल करने के लिए टर्सरी सेक्टर क्या करता है, एज अ मीडिएटर काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो योर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। अब देखिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जो होते हैं इनमें किसी भी टाइप का जॉब सिक्योरिटी नहीं दिया जाता है, तो अब इनका क्या किया जाए। अगर इनका एक्सप्लॉयटेशन होगा तो वो कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट करेगा ही। तो इसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, तो उनको समझते हैं क्या थे। देयर इज अ नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। Here are the few points which will help in doing so. अब हम समझते हैं कि ये points हैं क्या। तो number first is the government can fix the minimum wage rate and working hours. अगर इसमें गवर्नमेंट क्या करे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को पहले से ही स्ट्रिक्ट लॉज दे दे या फिर रूल्स या ऑर्डर्स दे दे कि आपको क्या करना है,
इतने ही घंटे काम कराना है और इतने वेजेस पे कराना है, यानी कि मिनिमम जो वेजेस का वो है वो फिक्स होना चाहिए कि आप कम से कम इतना तो देंगे ही, इससे कम नहीं चलेगा। सेकेंड क्या हो सकता है, द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, यानी कि वो लोग जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या अपना कोई भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उनको लोन्स दिए जाएं कम इंटरेस्ट रेट पर। तो इससे क्या होगा, उनका हेल्प भी होगी और उनको मोटिवेशन भी मिलेगा क्या करने के लिए, डिफरेंट टाइप के एरियाज और फील्ड्स को एक्सप्लोर करने के लिए। नंबर थर्ड इज government can provide cheap and affordable basic services like education, health, food to these workers, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं इनको वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएं, यानी कि अगर उनके कोई बच्चे हैं तो उनको अच्छी एजुकेशन मिले, वर्कर्स जो हैं उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले और प्रॉपर नरिशमेंट मिले, न्यूट्रिएंट मिले, उनको अच्छा खाना मिले। तो अगर ऐसा भी किया जाता है तो क्या होगा, उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी और इससे क्या होगा, वो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ओवरऑल डेवलपमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट क्या किया जा सकता है, द गवर्नमेंट कैन फ्रेम न्यू लॉज विच कैन प्रोवाइड प्रोविजन फॉर ओवरटाइम, पेड लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा। तो देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में होता क्या है कि कई बारी जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब वर्कर को लीव नहीं मिलती, या फिर अगर वो लीव देते हैं तो उसको एक प्रेशर रहता है कि उसको निकाल ना दिया जाए, या फिर क्या होता है ओवर टाइम के लिए उनको प्रॉपरली पे नहीं किया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस पर स्ट्रिक्ट लॉज बना सकती है कि आपको क्या करना है, पेड लीव भी देना है और अगर सिकनेस है या किसी भी टाइप का इलनेस है तो उस टाइम पर भी आप लीव देंगे अपने वर्कर को। और क्या किया जा सकता है, ओवर टाइम में एक फिक्स कर दिया जाए कि आपका जो भी जितना इनकम है उसके अकॉर्डिंग आप इतना पे करेंगे वर्कर को। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए इन तीनों सेक्टर्स को फ्लरिश करने में और ओवरऑल डेवलपमेंट करने में गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो नंबर फर्स्ट शुड बी कि गवर्नमेंट डिफरेंट एरियाज डिफरेंट फील्ड्स पर ध्यान दे, यानी कि गवर्नमेंट का सबसे पहला काम क्या है कि तीनों सेक्टर की जो माइनर थिंग्स हैं, जो माइक्रो थिंग्स हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। कैसे ध्यान दिया जाए, वो ऐसे ध्यान दिया जाए कि हर एक जॉब को या हर एक अर्निंग सोर्स को माइनरली ध्यान दिया जाए, उसकी क्या ज़रूरत है, उसको क्या चाहिए है, उस पर ध्यान दिया जाए। उसके बाद सेकंड क्या, गवर्नमेंट को डिफरेंट टैक्सेस पे करने होते हैं और हर एक सर्विस को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। जैसे कि एक पुलिसमैन अपनी जॉब कर रहा है तो उसको सैलरी किससे मिल रही है, गवर्नमेंट से मिल रही है, तो गवर्नमेंट को इस पे भी ध्यान देना होता है। तो अगर ये सेक्टर्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, इनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट भी उतने अच्छे से अपने वर्कर्स को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसमैन को उतना अच्छा सैलरी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट की और क्या क्या चीज़ें हैं, प्राइवेट सेक्टर जो हैं वहाँ पर ध्यान देना गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों, क्योंकि कई ऐसे सेक्टर्स हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की गवर्नमेंट के ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है। उसके बाद फार्मर्स का भी देखना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से फार्मर्स के जो क्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हीं के पास रखे रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो गवर्नमेंट को यहाँ भी ध्यान देना ज़रूरी होता है कि जो मेजर क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, बार्ले, इन सबको भी एक मिनिमम प्राइस पे, एक फेयर प्राइस पे गवर्नमेंट खरीदे। और इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को उसके इंडिविजुअल सिटीजन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वो कैसे होती है, वो ऐसे होती है कि ओवरऑल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हर सेक्टर का इक्वल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं वो सही तरीके से चल सकें। इसके बाद गवर्नमेंट की एक और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये भी होती है कि जो ऐसे फील्ड्स हैं, ऐसे रीजन्स हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जो इग्नोर्ड हैं, जो पुअर हैं या जिन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, उन पर ध्यान दिया जाए और ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए। जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक नीड्स हैं किसी भी ह्यूमन की, उनको पूरा किया जाए, यानी कि एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर, शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा।
तो इन सब पर भी ध्यान दिया जाए ताकि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है नेशन का वो इन सेक्टर्स के थ्रू हो सके और इंडियन इकोनॉमी में इन सेक्टर्स का और हर एक इंसान का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो. So in this chapter I've cleared so many things. Do let me know if I have missed something. I would love to solve them up. Till then, keep learning.